वेट कर लेते हैं, ठीक है। आज ग्रेविटेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, कुछ होगा तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 11। नहीं, कुछ पार्ट तो बचा है ना, उसके बाद डाउट्स। कुछ पार्ट है, वो होने के बाद 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन होगा, फिर डाउट्स। टाइम बचा तो डाउट्स इस वीक में कंप्लीट कर देना है उसको, बस ये भी। इस वीक में एक बार मैं बुकलेट देख लेता हूँ, क्या है बुकलेट। यस, एंगुलर मोमेंट। यस यस, इस बुकलेट ग्रेविटेशन, हाँ, 1 और 2 में। एक्सरसाइज 1 में 35 क्वेश्चन है, तो फुली 35 के 35 तो डाउट्स नहीं रहेंगे। हाँ, हर जगह वैलिड है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है या कुछ हर जगह वैलिड है वो फॉर्मूला, है ना। वो फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड। हमेशा कंजर्व एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही होगा, बिकॉज एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो फोकस से पास होगा। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफरेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफरेंट। नहीं, पहले बताया है कि कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है डाउट्स होगा। स्टार्ट करेंगे अपन डबल स्टार सिस्टम, या कहीं पे लिखा होगा बाइनरी स्टार सिस्टम, डबल स्टार और बाइनरी स्टार सिस्टम। देखो, अभी अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए कि ये सपोज अर्थ है, और यहाँ पे सैटेलाइट होता था, ये रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, ऐसा होता था। और अर्थ को क्या मानते थे, अर्थ को क्या अज्यूम करते थे कि अर्थ रेस्ट में है। अर्थ किस में है, रेस्ट में है। अर्थ रेस्ट में क्यों होता था, क्योंकि मास जो होता था, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ और ये सैटेलाइट है, तो पहले अपन ये फाइन अज्यूम करते थे कि मास ऑफ अर्थ जो है वो मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ सैटेलाइट, है ना। हाँ, यहाँ पे दोनों मूव करेगा। तो अगर ये ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो इस केस में अर्थ को किस में मान लेते थे। अर्थ हमेशा किस में होता था, रेस्ट में होता था, सिर्फ ये रिवॉल्व करता रहता था। अर्थ किस में होता था, रेस्ट में होता था। बट अगर जब दोनों का मास डबल स्टार, इसीलिए कि 2 स्टार है तो उसके मास को आप सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, मान लिया ऐसा, ठीक है। अभी इसका मास कंपेरेबल है, M1 M2 कंपेरेबल है, ठीक है। ये ऐसा रहा होगा, ऐसा बना दीजिए, इस टाइप का है और ये इस टाइप का है। पहले क्या होता, M1 अगर मच ग्रेटर देन M2 होता था तो सिर्फ ये रेस्ट में होता था, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट करता रहता था। बट अभी क्या है, M1 एंड M2 आर कंपेरेबल। M1 और M2 जो है ये कंपेरेबल है। तब इस केस में आप किसी को भी रेस्ट में अज्यूम नहीं कर सकते, दोनों रोटेट करेगा। गुड इवनिंग। तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों के बीच, मान लेता हूं कि M2 और M के बीच का जो सेपरेशन है, कहां से ले रहे हैं डिस्टेंस, सेंटर्स। कहां से ले रहे हैं डिस्टेंस, सेंटर्स। R है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, कहीं यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R2। तो R1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, R1 हो जाएगा आपका M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू R। और R1 R2 क्या हो जाएगा,
m1 बाय, ये m2 है, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। r1 की वैल्यू ये है, r2 की वैल्यू ये, m1 r1 की वैल्यू ये है, r2 ये m2 है, ये m1। अभी क्या होगा, दोनों रोटेट कर रहा होगा, तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा? पहले तो ये होता था कि अर्थ का मास जो है, मास ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ सैटेलाइट, तो ये रेस्ट में होता था, ये रोटेट करता रहता था, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट रोटेट करता रहता था। बट अब यहाँ पे ये भी रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा, तो कैसे रोटेट करेगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा? नहीं, ये स्टार्ट करें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। किसके अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। समझो, इससे डबल स्टार सिस्टम से पहले क्या पढ़ा था? सैटेलाइट है यहाँ पे और यहाँ पे अर्थ है। अर्थ क्या होता था, हमेशा रेस्ट में होता था, सैटेलाइट रिवॉल्व करता रहता था। या सन है, यहाँ पे अर्थ है, मास ऑफ सन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ रोटेट करता रहता था, सन रेस्ट में होता था। अभी क्या होगा, जब इसका मास और इसका मास कंपेरेबल होगा, m1 m2 आर कंपेरेबल, तो जब ये कंपेरेबल होगा, इसका मास और इसका मास कंपेरेबल होगा, तब कोई रेस्ट में नहीं होगा, दोनों रोटेट करेगा। तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r2। तो इस केस में क्या आएगा, अगर आप इसके मास को, ये ऐसा है, सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसका जो सर्कल आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सेंटर ऑफ मास जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाला डिस्टेंस r1 दिखेगा और ये वो डिस्टेंस भी r1 दिखेगा। ये मास m2 है, ये m1 है, ये m2 है, तो ये कितने में रोटेट कर रहा होगा? ये वाला डिस्टेंस r2 में रोटेट करेगा ये, तो इसका जो आएगा ये कुछ रोटेशन सर्कल ऐसा बनेगा। ये r2 है तो ये भी r2 है। कुछ आई बात समझ में? तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहां से अगर आप डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो एक चीज आएगी m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। ये आ जाता, डिवाइड करो ना इसको, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, क्या आ जाएगा, r1 by r2 इक्वल्स टू m2 by m1, तो m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 बताया पहले, ये आएगा। इक्वेशन 1 मान लो, कहीं पे यूज होगा तो यूज करते। अब यहाँ पे अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, नहीं है तो आप थोड़ा सा या ऐसा बना दिया, मतलब ये एक्सिस ऐसे ही रहता है, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके अबाउट अगर रोटेट करेगा, तो अभी अगर आप इस पे फोर्स फाइंड करेंगे, इस पे अगर आप फोर्स या इस पे फोर्स फाइंड करेंगे, कोई भी एक पार्टिकल को ले लीजिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस पे जो फोर्स आएगा m1 पे, कितना फोर्स आएगा, तो F फोर्स में तो वही है, फोर्स में कोई चेंज थोड़ी होगा, m g m1 m2 बाय डिस्टेंस r स्क्वायर हो जाएगा, g m1 m2 मान सकते हैं, तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो r ही है ना यार, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r है, तो फोर्स तो इस पे यही लगेगा, बट इसका जो रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, r1 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, तो यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स को तो लिख दोगे आप g m1 m2 बाय r स्क्वायर, बट fc को क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा m1, v की जगह पे ओमेगा लिख दो, ज्यादा बेटर है, दोनों का ओमेगा सेम होगा, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी डिफरेंट होगी? क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, इसीलिए वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बट ओमेगा सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से m1 से m1 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर r1 की वैल्यू आ जाएगी आपको g m2 बाय r स्क्वायर। पहले इतना कॉपी करना चाहिए, पहले इतना, फोर्स तो वही लगेगा, फोर्स तो इसकी वजह से लगेगा ना इस पे फोर्स, तो ये डिस्टेंस कितना r, तो फोर्स कितना हो जाएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर, बट ये कितने रेडियस वाले सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो r1 के रेडियस है ना, उसमें रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर रेडियस होता है, तो r1 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ? हाँ, ओमेगा तो सेम होगा ना दोनों का, ओमेगा तो सेम होगा।
इतना पहले कॉपी कर लीजिए आप। यस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। M1 and M2 are rotating about their center of mass, their center of mass। क्यों दोनों M1 और M2 रोटेट कर रहा है? क्योंकि दोनों का मास जो है वो कंपेरेबल है, इसीलिए रोटेट कर रहा है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आएगा, आगे आएगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर R1 क्या है? R1 आ जाएगा, फास्ट कॉपी करो, इतना भी स्लो नहीं करना है। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M2R ओमेगा स्क्वायर R1 की वैल्यू हो जाएगी M2R बाय M1 प्लस M2, और इस साइड वैल्यू क्या है? GM2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी GM1 प्लस M2 अपॉन R क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपको √GM1 प्लस M2 अपॉन R क्यूब। ये आपका ओमेगा आ जाएगा। सेकेंड पार्टिकल के लिए भी फाइंड करो तो यही आएगा, ओमेगा सेम आएगा। उसके लिए भी फाइंड करोगे तो यही आना है ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यार? टाइम पीरियड, कोई टॉर्क तो है नहीं, टॉर्क नहीं है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। ओमेगा चेंज नहीं होगा तो टाइम पीरियड को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई, ये हो जाएगा R क्यूब बाय GM1 प्लस M। पहले क्या होता था? पहले होता था 2 पाई अंडर रूट 2 पाई, सही लिखा ना, R क्यूब, हाँ 2 पाई R इंटू R बाय अंडर रूट GM होता था। यहाँ पे M की जगह पे M1 प्लस M2 आ रहा है।
क्यों आ रहा होगा समझ में आ गया होगा कि एक अगर ये m2 की वैल्यू मच स्मॉलर देन m1 होगी तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देते तो पहले जैसा फॉर्मूला बन जाता है ऐसा, इक्वल्स यही होता था ना 2 पाई r इंटू आर बाई जी m होता था। तो किसी एक का मास अगर मच ग्रेटर हो गया दूसरे से तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओमेगा सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा, फाइंड करो उसके लिए भी फाइंड करो सेम आएगा, उसके लिए भी फाइंड करो तो सेम आएगा। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा तो एंगुलर मोमेंटम of the system about center of mass, system about center of mass, तो क्या लिखोगे L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2। तो आप इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख दीजिए m1 v क्या आ जाएगा ओमेगा r1 इंटू r1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा ओमेगा r2 इंटू r2। तो ये L की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा r2 स्क्वायर। इतना कॉपी कर लीजिए पहले, यहीं पे आएगा रिड्यूस्ड सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट आएगा। लिख सकते हैं आई ओमेगा, यही आएगा। आई क्या होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम के स्क्वायर नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। आर गिवन है तो एक स्क्वायर क्यों लिखूंगा मैं, रेडियस ऑफ गायरेशन एक और पैरामीटर क्यों बढ़ा दूं। R1 पता है ना अपने को, R2 भी पता है, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो लिखेंगे अपन फाइंड कर लेंगे। डन। तो यहाँ से क्या आएगा, एल की वैल्यू आ रही है यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एल आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा m2, ये कितना आ जाएगा m1 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है।
तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ m2 आएगा और यहाँ पे क्या होगा, m1 ओमेगा। ये वाला कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना आ रहा है L, ये क्या आ रहा है m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया L, ये होता है रिड्यूस्ड मास म्यू ओमेगा आर स्क्वायर, म्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ये जस्ट ऐसा है, आई एल की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा, ऐसा है। आई की वैल्यू क्या हो गई, म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, म्यू आर स्क्वायर, बताया ना सेंटर ऑफ मास के व्हाट म्यू आर स्क्वायर होता है, इंटू ओमेगा। क्वेश्चन दिया था एक जिसमें आया था ये म्यू आर स्क्वायर, तो वेयर म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस, ये क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो ये है। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती है, सब तो बताना नहीं है, पहले ही बताया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट COM, ये सब पहले भी बताया है। क्या होगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, है ना, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। अच्छा वी रिलेटिव कितना होगा, वी रिलेटिव कितना होगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव क्या लिखो, नहीं नहीं, ओमेगा इंटू आर, कितना आएगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आई बात समझ में, ऐसे समझिए, ये वी रिलेटिव आया समझ में क्या, ये वाला जैसे अगर यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट, एक पॉइंट मास मान, तो ये अगर रोटेट कर रहा है, सपोज ऐसा रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी ये, ओमेगा r1, ये कितना आएगा, ओमेगा r2, यही है ना वेलोसिटी, v2 v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा r1 प्लस ओमेगा r2, ओमेगा कॉमन ले लीजिए, r1 प्लस r2 क्या आ जाएगा, ओमेगा r। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, एक आता है कैविटी प्रॉब्लम करके, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करने के लिए आता है, तो कैविटी का इतना क्वेश्चन किया है कि हो जाएगा, चट कर देते, कर ले क्वेश्चन ही कर लेते, ठीक है, कैविटी वाला इतना क्वेश्चन किया है तो हो जाना चाहिए, बट फिर भी कर लेते हैं सॉल्व, कॉपी कर लो इसको, चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैविटी प्रॉब्लम करके, वो आपसे आ जाना चाहिए, कैविटी इतना क्वेश्चन किया है कैसे फाइंड करते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। यस, होमवर्क में था क्या, देख लेते हैं अपन। बस वही सब्ट्रैक्ट करना होता है और कुछ नहीं है, इसीलिए इसीलिए मैंने उसको ये नहीं पता, इसलिए मैंने कोई ऐसा टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट करके नहीं पढ़ाया, वो ऑलरेडी इतना डिस्कस कर चुके हैं कैविटी, तो आ जाना चाहिए। फिर भी देख लेते अपन कैविटी प्रॉब्लम्स, कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगा अभी, फिर उसके बाद डाउट से स्टार्ट होगा, 2-3 क्वेश्चन करूंगा और अच्छे क्वेश्चंस।
SHM दूसरे ट्रैक में स्टार्ट होगा और SHM इस वीक में स्टार्ट नहीं होगा, मतलब मेरा ट्रैक SHM का नहीं है, SHM दूसरे ट्रैक में जा चुका है, ठीक है। तो SHM जो होगा दूसरे ट्रैक में स्टार्ट होगा SHM। मेरा पार्ट यानी ये वाला पार्ट जो है, ये ट्रैक जो है, इस ट्रैक का पोर्शन जो है 11th का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट इस ट्रैक में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एसएचएम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, जो पहले पढ़ा ना वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। है इजी, एक बार समझ में आ गया तो इजी लगेगा, बट कॉन्सेप्ट आता है। जिसको ये आ गया तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आ जाना चाहिए। डन, देखो यार, यस यस यस, 12 तो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब इसी ट्रैक में आएगा। एक मिनट रुको ना, पूछ लेना ना यार, 2-3 डाउट से बता दो। आज तुम एक्स्ट्रा रुक जाना, बताओ। उस दिन मेरा फोन क्या हो गया था, उस दिन शायद फोन ऑफ हो गया या कुछ वैसा, पता नहीं। देख लेते हैं यहाँ से, एक कैविटी करके भी लिख लो, क्वेश्चन होगा तो सॉल्व किया होगा। कैविटी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। पता है आपको क्या करना है, पहले कैसे फाइंड करेंगे आप, कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये ऐसा है, कहीं पे कैविटी बना दिया, कहीं पे भी कैविटी बना दिया, ये कैविटी है, कहीं पे भी बना दो कैविटी। तो अगर मुझे फाइंड करना है तो पहले किसकी वजह से, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो Eg पहले किसकी वजह से फाइंड करना पड़ेगा, Eg1, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होल मास। Eg2 ग्रेविटेशनल नहीं है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा दोनों की वजह से तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना, सेम डायरेक्शन में आएगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं या ओपन। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, क्या लिखिएगा, रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा, Eg इक्वल्स टू Eg1 माइनस Eg2, यही हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो V1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होल मास, जहां पे फाइंड करना है। V2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई वेक्टर साइन लगाना है, इसको कॉपी कर लीजिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यार कैसा बन जाता है, ये मान लो 2R है, सॉलिड 2R है, इसका मास m, डेंसिटी रो, रेडियस दिया हुआ है 2R, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, V2 है यार, तो यहां से अब कैविटी बना दिया ऐसे, कैविटी बना दिया, ठीक है, ये कैविटी है। एक मिनट रुको ना यार, इसका रेडियस जो है ये R है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, नहीं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वैसा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट इसी लाइन के अलॉन्ग ड्रॉ कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे पॉइंट P, यहीं पे बता दो पहले। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, GP मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन।
ड्यू टू रिमेनिंग मोशन, ड्यू टू रिमेनिंग मोशन। कॉपी कर लीजिए इसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन में, कभी कभी क्वेश्चन आता है सॉलिड एंगल से भी क्वेश्चन आता है, सॉलिड एंगल। बट सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और वहीं पे होगा तो एक ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, आ सकता है, आया तो नहीं, आ सकता है। हाँ, डिस्टेंस मान लो यार, ये डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस सही करेक्ट, ये डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है। डन, देखो यार, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वजह से फाइंड कर लो, कितने डिस्टेंस पे, 3r पे। इससे कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, 3r पे। इसका मास m है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी, Eg1, ऐसा डायरेक्शन Eg1। तो कितना आएगा, Gm/r² हो जाएगा, r की वैल्यू 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो Gm/9r²। अब ये जो है कैविटी है, कैविटी का सेंटर यहाँ पे था, ये वाला डिस्टेंस r है, ये 2r हो जाएगा कैविटी से, कैविटी के सेंटर से ये 2r डिस्टेंस पे है p। इसका मास क्या हो जाएगा, m। m क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 πr³। रेडियस r है, πr³ डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई इंटू 2r³ इंटू 4/3 πr³। तो यहाँ से इसका मास आ गया m/8। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, Eg2 कितना आ गया। अच्छा, V1 भी फाइंड कर लो, V1 कितना आ जाएगा, Gm/r, Gm/3r हो जाएगा, माइनस Gm/3r, है ना। Eg2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, डायरेक्शन ऐसा, ये हो जाएगा Gm/2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो Gm/8, 8 इंटू 4 32r² हो जाएगा। ये m/8 है ना, तो 8 इंटू 4 32r²। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस Gm/2r, ये जगह माइनस Gm/18
16R। तो ई नेट ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो कोई टेंशन ही नहीं है। किसी एंगल पे होता तो फिर समझ में आती बात, Eg2 माइनस Eg1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी GM/9R² माइनस GM/32R²। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा यार, 9 × 32R², तो 32 GM माइनस 9 GM। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 23 GM/8 288R²। ये हो गया आंसर। अच्छा V कितना आएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, तो माइनस GM/3R माइनस माइनस प्लस GM/16R। तो ये हो जाएगा 48R माइनस 16 GM प्लस 3 GM। तो ये हो जाएगा माइनस 15 GM बाय माइनस 13 GM, 13 है ये, माइनस 13 GM/48R, माइनस 13 GM/48R। ठीक है, माइनस 13 GM। कॉपी कर लीजिए। गॉस लॉ कहाँ पे यूज होगा फील्ड को फाइंड करने के लिए, फील्ड को फाइंड करने के लिए आपको वहां पे लिखाया था। गॉस लॉ कब यूज होगा, जहां पे सिमेट्री हो। अगर आपने यहाँ से कैविटी को, यहाँ से इस वाले मास को रिमूव कर दिया है, तो क्या सिमेट्री आएगी क्या, इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, नहीं आएगी ना सिमेट्री। इस पॉइंट पे कैसे सिमेट्री आएगी, यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो सिमेट्री नहीं दिखेगी, सिमेट्री नहीं दिखेगी। अरे V2 क्या होता है, यहाँ पे फाइंड करना है इसकी वजह से पोटेंशियल। तो V2 पोटेंशियल कितना होगा, माइनस GM/2R, और M की वैल्यू M/8, तो माइनस GM/16R। कॉपी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ उसके लिए फाइंड कर सकते, उसके लिए फाइंड कर सकते, करेक्ट। हाँ इंडिविजुअली अगर सॉल्व कर रहे हो इसके लिए और इसके लिए, तो हाँ गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिमेट्री आ जाएगी, डायरेक्ट आप लगा सकते हो गॉस लॉ। मैं ये सोच रहा था तुम डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट मतलब एक ही साथ लगा के फाइंड कर लिया ये वैल्यू, है ना। अलग अलग इंडिविजुअली आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इंडिविजुअली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन। डन। अब देखिए यहां से सबट्रैक्ट कर देना बस। एक और चीज पढ़ ली लो थोड़ा सा, जब कैविटी वाला पार्ट पढ़ ही रहे तो एक से स्टार लगा के डन। देखो ये कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में वैसे इसको पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी। कहाँ पे 32R², कहाँ पे बोल रहे हो 32R², मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको इसके साथ।
सही है ना यार, कहीं पे रॉन्ग हो गया क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी, समझो। सिर्फ कैविटी नहीं है, क्या कैविटी है वो क्वेश्चन समझिए। ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। मैंने यहाँ पे एक कैविटी बना दिया, ये कैविटी है, ये है कैविटी। इससे इसका जो रेडियस है, इसका सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक किया ये बताओ ना, यहाँ पे मिस्टेक है ये वाला, क्या मिस्टेक है? अरे मास की वैल्यू m/8, जब 8 आएगी मास m/8 तो 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32 ना। तो यहां से देखिए ये कैविटी है, कोई नहीं होता है, ये कैविटी है, और इसके सेंटर का जो डिस्टेंस सेपरेशन दिया हुआ है ना, ये मैं मान लेता हूँ r है। ये क्या है? r। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, P पॉइंट पे। ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है a, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है b, r b a। तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं फील्ड फाइंड करूँ P पॉइंट पे, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यही होगा ना, Eg1 Eg2 वेक्टर। तो Eg1 को क्या लिखोगे? Eg1 क्या होगा ये बताओ? ये जो फील्ड आएगा, ये जो फील्ड आएगा, Eg1 का मैग्नीट्यूड कोई बताएगा? Eg1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Eg1, ये दोनों पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये इस स्फेरिकल जो ये सॉलिड स्फीयर जो है, ये इसके अंदर है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो ई इन का फॉर्मूला आएगा, और ये पॉइंट जो है ये कैविटी के अंदर है, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला आएगा वहां पे ये ई इन का फॉर्मूला आएगा। तो Eg1 ई इन क्या होता है? Gm, है ना? हाँ Gm। इसका मास, इसका मास जो है ये m मान लो। डेंसिटी से, डेंसिटी के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स में लिख देंगे। तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फिर कैंसल आउट होगा कुछ क्या? Gm डायरेक्ट फाइंड करना टफ हो जाएगा, फिर ऐसा लिखो, डेंसिटी के टर्म्स में पहले फाइंड कर लो। तो ई इन क्या कितना होता है? Gm/r³ × r होता है ना? तो G/r³, डेंसिटी को आप मास को क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 πr³ इंटू r। तो देखो यहाँ से r³ कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा? 4π0/3r। ये आएगा या नहीं आएगा? मास कैंसल आउट हो गया, मास हटा दिया, r³ से r³ चला गया, तो ई इन की वैल्यू ये हो गई। तो ई इन यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, 4π0/3। अच्छा, डिस्टेंस ये वाला है, तो इसी डायरेक्शन में फील्ड होगा, बट ये बी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस वेक्टर बी, चलेगा क्या? माइनस लिख दिया वेक्टर बी, नेगेटिव साइन लगा दिया, वेक्टर बी के ऑपोजिट डायरेक्शन। Eg2 कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा इससे, -4π0/3 इंटू कितने डिस्टेंस ए, तो वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए माइनस लगा दिया। तो नेट फील्ड कितनी आएगी? Eg कितना आ जाएगा वहां पे? ये हो जाएगा Eg1 -Eg2, ये -4π0/3 वेक्टर बी
है ना, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4π0/3 वेक्टर ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, -4π0/3 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इक्वेशन 1 ऑल्सो। यहां से देखिए ये ट्रायंगल देखिए आप, इस ट्रायंगल में बी जो है ये रिजल्टेंट है किसका, ए का, बी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, तो आप लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए। तो यहां से वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा, इक्वेशन। तो बी माइनस ए की जगह पे मैं आर लिखूंगा, बी माइनस ए की जगह पे क्या आएगा, आर। ठीक है, अरे अभी तक ये बताओ इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, ये बताइए पहले समझो। इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फील्ड फाइंड करेंगे, पहले इस पॉइंट पे पहले पूरे बॉडी की वजह से, पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से फाइंड करेंगे, विदाउट कैविटी फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे पहले कैसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर विदाउट कैविटी फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यू हो गई ये, फिर रिमूव्ड पोर्शन की वजह से फाइंड करेंगे, वो भी इन है, इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा है। माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बी के ऑपोजिट डायरेक्शन, अरे वेक्टर आर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में ले रहे हैं अपन, ये फील्ड जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, ये फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव साइन आता है या नहीं आता, इसीलिए माइनस यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईजी एंड बी जो है ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हॉलो स्फीयर में कैविटी का कोई मतलब होगा, अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इसमें कैविटी की कोई मीनिंग होगी, पूरा कैविटी, तो उसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो, उसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। हॉलो स्फीयर क्या पूरा कैविटी ही है ना यार, इसमें कोई मास थोड़ी है, तो कहीं पे भी फील्ड फाइंड करोगे जीरो आएगा। लेकिन इस वाले पार्ट में सॉलिड स्फीयर के अंदर है कैविटी, तो उसके अंदर जीरो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, रिजल्ट देखना क्या आएगा।
डन। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 ईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -4π0/3 ये हो जाएगा वेक्टर आर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉड कितना आ जाएगा, मॉड ईजी ये आ जाएगा 4π0/3 इंटू आर। कितना ये आया है समझ लो, ये ऐसा है और ये कैविटी है। मुझे फील्ड यहाँ पे फाइंड करना था, कहाँ पे, यहाँ पे। बट फील्ड का डायरेक्शन देखो कहाँ पे आ रहा है, आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है। आर क्या है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, इन दोनों का सेंटर है, ये है आर। और फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड ऐसा है। और फील्ड की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया, तो भी फील्ड की वैल्यू क्या आई, 4π0/3, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। यहाँ पे फाइंड किया बट डिस्टेंस ये आ रहा है। मतलब आप अगर पूरे कैविटी में कहीं पे भी फील्ड फाइंड करोगे, डायरेक्शन इसके पैरेलल रहेगा, आर के पैरेलल रहेगा। फील्ड ऐसी आएगी, कैसी, अलग से ड्रॉ कर लीजिए। इसका C1 सेंटर यहाँ पे था, ऐसा आर था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, फील्ड ऐसी है। और हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, कहीं पे भी फाइंड करेंगे कांस्टेंट रहेगा। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी, इनसाइड अ कैविटी, इनसाइड अ कैविटी इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म। और वैल्यू कितनी होगी, ईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड ईजी इज 4π मैग्नीट्यूड 0/3 इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। हर पॉइंट पे सेम वैल्यू, यहाँ पे भी वही वैल्यू, यहाँ पे भी वही वैल्यू, यहाँ पे भी वही वैल्यू, कहीं किसी भी पॉइंट की बात करेंगे वैल्यू यही रहेगी। और डायरेक्शन आर के ऑपोजिट होगा, मतलब एंटी पैरेलल, ऐसा रहे, ऐसा रहे। हर जगह पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे फाइंड करोगे तो भी वही, यहाँ पे फाइंड करो तो भी यही, यहाँ पे फाइंड करो तो भी वही, सेंटर पे फाइंड करो तो भी वही, सेम रहे। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस कि वैल्यू क्या होगी, बट नॉर्मली इसका क्वेश्चन जो आता है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है। बट यहाँ पे भी पढ़ लिया क्योंकि कैविटी पढ़ा रहा था इसलिए। कैविटी को तो थोड़ा डिटेल में तुम पढ़ोगे वहां पे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता है, वहां पे सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, वो सब चीज समझ में आएगी वहां पे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइम रहा तो फिर अपन करेंगे डिस्कशन। डिस्कशन कर लेना, 35 क्वेश्चन है, कितना डाउट्स होगा, 20, 10, 15, 35 का तो 35 डाउट्स नहीं होगा ना यार। यस, कंडक्टिंग में सरफेस पे चला जाएगा तो वो हॉलो स्फीयर की तरह है, मतलब वो एक्ट करता है किसकी तरह, हॉलो स्फीयर या थिन कंडक्टिंग शेल की तरह। डाउट्स कम से कम एक क्वेश्चन तो होगा ही, मिनिमम वन। वैसे तो 2-3 क्वेश्चन कराने का मेरा मूड है, बट मिनिमम वन क्वेश्चन, मिनिमम।
ये ऐसा दिया हुआ है सैटेलाइट, इस पे नहीं है, कैविटी में तो उतना ही रहेगा। सैटेलाइट ऑफ मास 2m, mass 2m is in a circular orbit of radius, circular orbit of radius 2r around the earth। देखो एक क्वेश्चन आता है अर्थ के टाइम पीरियड के बारे में, आपको बताया था एक टनल बना दिया है, उसमें अगर आप रिलीज करोगे तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो आपको एसएचएम का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। तो जब सर एसएचएम पढ़ाए ना तो एक बार रिमाइंडर देना। वैसे सर करा देंगे क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार रिमाइंडर देना। सैटेलाइट अगर नहीं कराएंगे तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में लास्ट में करा दूँ, ठीक है। A satellite of mass 2m is in a circular orbit of radius 2r, तब तक तुम एसएचएम पढ़ लोगे। Around the earth, by mistake, another satellite of mass m is put in the same orbit, and having opposite sense of rotation। मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, opposite sense of rotation। द कोलिजन बिटवीन, तो कोलाइड कर जाएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा, ऑपोजिट सेंस में मूव कर रहा है। द कोलिजन between them is perfectly inelastic, inelastic है तो कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो, डिक्रीज हो जाएगी उसकी एनर्जी। विल, तो अभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आगे देखिए। विल द combined mass hit the earth surface, if yes, वो आगे समझ में आएगा कि हिट करेगा नहीं करेगा, कोई वैल्यू से आगे समझ में आएगा। इफ यस, एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल से भी देख सकते थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, if no, then what is the minimum distance, what is its minimum distance from the surface of earth, minimum distance from surface of earth, from surface of earth। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कुछ आ रहा है। सेम ऑर्बिट में है, सेम ऑर्बिट में तो स्पीड तो सेम होगी ना, बिकॉज मास से इंडिपेंडेंट, मास ऑफ बॉडी या सैटेलाइट उससे तो इंडिपेंडेंट होता है ना ऑर्बिटल स्पीड, तो स्पीड तो सेम होगी अगर सेम ऑर्बिट में है ना। देख लीजिए एक बार। कहाँ पे, किस वाले लाइन में, और सरफेस ये वाला। द कोलिजन बिटवीन देम इज परफेक्टली, विल द कंबाइंड मास हिट द अर्थ सरफेस, इफ यस एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, या ऐसा लिखो ना, टू द हॉरिजॉन्टल, या ऐसा लिख दो टू द वर्टिकल, या टू द अर्थ सरफेस, अरे आ जाएगा ना। तो अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल हटा दो, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा, एक एंगल आ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या है। अरे कहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे अर्थ सरफेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
नहीं, 90 डिग्री कैसे आएगा ये? देख लेते हैं। तो अर्थ है, इसका रेडियस आर है, ये अर्थ। आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी लिख लें, आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कितने पे है, 2r। तो जब कोलाइड होगा, मान लेते कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद सपोज ये ऐसा आ रहा, पता नहीं कहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, या स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, कुछ ऐसा बात हो। देख लेते हैं क्या होता है। तो ये बताओ वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर कोलिजन? v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर। आर कितना है, 2r। तो जीएम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ये होगी जी 2r। दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन। दोनों किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पी इनिशियल जब कम, पी इनिशियल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होगा, तो पी इनिशियल कितना, तो 2m इंटू वी। इसी को मान लेते हैं वी नॉट, मान लीजिए वी नॉट इक्वल्स टू दिस। वी नॉट ये अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा जा रहा है, तो एम वी नॉट इक्वल्स टू, कंबाइन हो गया तो 3m इंटू वी। तो ये कितना आ जाएगा, एम वी नॉट इक्वल्स टू 3m इंटू वी। एम से एम जाएगा, वी की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई 3। वी नॉट अपने को पता है, वी नॉट अपने को, या आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा। कॉपी कर लो इतना पहले ना, कॉपी कर लीजिए। डन। कॉपी कर लिया इसको। तो जैसे कोलिजन होगा, अभी भी ये 2r में, उस इंस्टेंट पे आफ्टर कोलिजन ये 2r पे ही, लेकिन यहाँ पे अभी एनर्जी फाइंड कर लेते है ना। तो टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप। टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर माइनस जी एम इंटू 3m बाई कितने डिस्टेंस पे था, अभी भी 2r, जस्ट आफ्टर कोलिजन तो 2r पे ही है। तो 3m/2 वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू जी एम बाई 2r। ये हो जाएगा 3gmm/2r। 3 से 3 टाइम्स में जाएगा, कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 12, 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जीएम, और ये हो जाएगा 6, तो 18 जीएम, जीएमएम। तो ये आ जाएगा आपका -17/12 GMM/R भी आएगा। तो अभी एनर्जी इतनी, तो एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होगी,
जब वो सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो भी एनर्जी इतनी हो, एनर्जी तो चेंज नहीं हो, एनर्जी तो चेंज नहीं हो। अब अज्यूम कर लेते हैं एक बार कि लेट आर बी द मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियल वेक्टर मान लेते, रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ combined mass from the center of earth, सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, ये अज्यूम कर लिया। अब देखो अगर आर की वैल्यू, ब्रैकेट समझ लो, इफ आर इज ग्रेटर देन आर, देन द कंबाइंड मास विल नॉट, कंबाइंड मास will not hit the earth surface, करेक्ट? ये होगा अगर if r is less than r, then the combined mass will hit the earth surface। अगर ऐसा हो गया तो यहां से ये आएगा, ऐसा हो गया तो यहां से ये आएगा, है ना, यहाँ हो गया तो ये है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, यही आर फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, यही आर फाइंड करना है मुझे क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। मान लेता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी और पाथ में कोई भी ट्रेजेक्ट्री होगी, है ना, तो पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था अभी भी एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो वो भी अज्यूम करना पड़ेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हिट करेगा, टच भी तो कर सकता है या उसके आसपास से भी जा सकते हैं ना। क्यों, ये बताओ, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो हिट करेगा, ये कंपलसरी है। वो बताता हूँ, ये बता, कंपलसरी नहीं है, ये बताओ, ऐसे समझो, ऐसे समझिए, क्या होता था, ये तो ऐसा भी हो सकता था ना, ये ऐसा है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो ये ऐसा भी होता था ना, एक कंडीशन ऐसा भी आता था ना, एलिप्टिकल पाथ में जाता था, ऐसा जाता था या नहीं जाता था, एक कंडीशन होता था ना, यहाँ v इज लेस देन v नॉट, कहाँ पे, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, फोकस इसके, फोकस जो होगा यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये जो फोकस है वो फार्दर, है ना, फार्दर फोकस हो, तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हिट करेगा ही, वो इस पे डिपेंड करेगा। क्या लिखा, आर बी द मिनिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ कंबाइंड मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां से इस मास का जो डिस्टेंस है वो आर मान लिया। अगर आर की वैल्यू इस रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर होगी, मतलब ये इसके सरफेस से अबव होगा, कंबाइंड मास इसके सरफेस से अबव रहेगा, वो तो इस केस में वो सरफेस को हिट नहीं करेगा, अर्थ सरफेस को हिट नहीं करेगा। लेकिन इफ आर इज लेस देन आर, तो उस केस में कंबाइंड मास जो है वो सरफेस को हिट करेगा, क्योंकि कहीं यहाँ पे होगा, मान लो ऐसा समझ लीजिए, तो वो सरफेस को हिट करेगा। कुछ आई बात समझ में? तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहने वाला है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं ऑफ द कंबाइंड मास, ये हमेशा रहेगा। कोई भी पाथ, मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अभी ये ऐसे पाथ में आ रहा है, पहले यहाँ पे था सपोज, अभी ऐसा पाथ में आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, या पहले ऐसा जा रहा था अभी इस पाथ में आ रहा है, तो कहीं पे भी रहेगा, हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या होना है, कंजर्व होना है, क्योंकि जो फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंटर से ही पास होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड मास, कंबाइंड मास, इसको मैंने मान लिया एल, और एल क्या होगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट बोल दीजिए, है ना। तो जब ये आर डिस्टेंस पे होगा
जब ये r डिस्टेंस पे होगा तो उस इंस्टेंट पे आप l को क्या लिखेंगे? l को क्या लिखेंगे? m v, इसको v डैश बोल देता हूँ, m v डैश इंटू r लिखेंगे आप, m v डैश इंटू r। तो यहां से v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/3 mr, L/3 mr, L/3 mr। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करूँ, देखते हैं क्या आता है। कॉपी कर लो इतना। कर सकते, कर सकते, देख लो एक बार, चेक कर लो, उससे कर सकते हो, उससे डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी सही बोल रहे हो, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। चेक कर लो तो एक बार उससे भी, क्योंकि वो अगर तुमको फॉर्मूला तुमने लर्न कर लिया है तो उससे आ जाएगा। रुको यार, इस पॉइंट को ये समझ में आ रहा है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखना, तो ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया है उससे चेक कर लेते हैं, वो भी सही बोल रहा है कि सर उससे चेक करो एक बार, कर लेते हैं, उससे भी चेक कर लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। हाँ, उससे एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग का एक कंडीशन लिखाया था कि लेस होगा तो स्ट्राइक करेगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं, ये सही बोल रहे हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ये भी सही है, तब ये भी नहीं फाइंड करना पड़ेगा, नहीं ये एनर्जी तो वैसे भी फाइंड करनी पड़ेगी ना, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो अपन लिख देंगे ठीक है। बट इसको कॉपी कर लो एक बार, देखते हैं कि उससे आता है या नहीं आता, नहीं आता है तो इससे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आ जाएगा, उससे आ जाएगा, आ जाएगा उससे। तो इसको ब्रैकेट में लिखना ऐसे, ये भी सही बोल रहा है वो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कंडीशन। √2 GMR/R/R कुछ ऐसा था ना। तब उससे तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, इतना तब कैलकुलेशन इसमें जाएगा, बट उसमें कैलकुलेशन नहीं जाएगा आई थिंक। टाइम हो रहा है। ये लगातार भी मेथड आगे वो चेक कर लूंगा, उससे आ जाएगा आई थिंक। ये अगर मेथड मैं यूज करता ना, तो ये आया है, फिर एनर्जी कंजर्व करता, एनर्जी जब कंजर्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। जब आप एनर्जी को कंजर्व करोगे यहाँ पे इस ऑर्बिट में, जिसका रेडियस आर है, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? आर की वैल्यू मिलेगी। जब आर की वैल्यू मिलेगी तब कंपेयर कर लेंगे, तब आप कंपेयर कर, एक बार उससे फाइन करिए, उससे आ जाना चाहिए आई थिंक। इसके बाद ऐसा यूज, ऐसा लिख लो साइड में, यूज COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से आर आएगा, फिर कंपेयर करना, तो फिर समझ में आएगा वो हिट करेगा या नहीं करेगा। कॉपी कर लिया इसको। देखिए ये सही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, वो ज्यादा बेटर है आई थिंक। एक बार चेक कर लीजिए,
क्या होता था एक v, ये होता था g m 2gmr बाय r इंटू r प्लस 2r होता था क्या, ये यहाँ पे r प्लस r होता था आई थिंक, r प्लस r। एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए 2gmr, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये r तो 2r हो जाएगा, r तो कितना हो जाएगा 2r, और ये है 2r प्लस r, r की वैल्यू कितनी है 2r, 2r वाले रेडियस में जा रहा है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया gm/3r, है ना। और अपना v कितना आया था यार, इस साइड का v डैश जो आया है, इसको v डैश बोल दीजिए, v डैश ये है, एंड v जो है आपका वो आया है 1/3 gm/2r। तो ये वाली वैल्यू तो क्या है, ये वाली वैल्यू लेस है इससे, है ना, आ जाएगा, मतलब हेंस v इज लेस देन क्या, v इज लेस देन 2gmr बाय r इंटू r प्लस r, मतलब ये हिट करेगा डायरेक्ट इसे, ये ज्यादा बेटर है, नहीं तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है ना, ये ज्यादा बेटर है। तो चेक कर लिया इसे v डैश, v आ गया इतना, मतलब इट मीन्स द कंबाइंड मास, द combined mass will hit the earth's surface, the earth's surface, the earth's surface हिट करेगा, तो हिट करेगा तो मैं मान लेता हूँ कि ये रेडियस r है, कहीं पे आके सपोज यहाँ पे आके हिट कर रहा है, तो वेलोसिटी इसकी v1 हो गई, सपोज v डैश मान लिया तो v1 हो गई, और ये वाला एंगल कोई एक एंगल अज्यूम कर, सरफेस से मान रहे हैं तो सरफेस से ये एंगल मान लें क्या, अर्थ सरफेस, सरफेस तो ये थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा v1 cos थीटा, ये हो जाएगा v1 cos थीटा। और पहले कितने पे था, पहले जो 2r पे था, उस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी थी, उस ये इस डायरेक्शन में मान वेलोसिटी v थी, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, है ना, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v थी। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल लगाएंगे, तो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं अपन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3m इंटू v1 cos थीटा, ये होगा ना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये होगा ना, ये वाली लाइन तो वर्टिकल है ना, अरे कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होगी वर्टिकल, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल लाइन तो ये, कोई भी लाइन वर्टिकल होगी जो सेंटर से पास, यहाँ से क्या आ जाएगा 3m v1 cos थीटा। अच्छा L फाइनल जो पहले था वो भी अभी रहेगा ना, जो पहले था वो भी तो अभी रहेगा, ये बात आई समझ में क्या, तो पहले कितना था, कितना होता है उसका एंगुलर मोमेंटम यार, तो 3m mvr mvr, जब ये यहाँ पे आया तो ये सही लिखा ना मैंने, 3m इंटू v1 cos थीटा, सर जब ये यहाँ पे रहा होगा 2r पे तो वेलोसिटी v हो गई, तो 3m इंटू v इंटू 2r ये रहा होगा, है ना, उस इंस्टेंट पे सही लिखा, 3m से 3m जाएगा, तो v1 cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2vr हो जाएगी, तो v1 cos थीटा, ये 2v की वैल्यू अपने को पता है 1/3 LHS में r, हाँ एक मिनट r आएगा करेक्ट, r भी आएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r भी हटा दीजिए, 2v इंटू जी एम बाय 2r, सही लिखा यहाँ तक,
इक्वेशन 1। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी आफ्टर कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहिए। कॉस इनवर्स कितना रहा है, 4/19। आई थिंक करेक्ट है शायद, 19 तो है, 4/19 देख लेते हैं। √4/19। एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है। हाँ, 90 माइनस थीटा करते हैं, 2/√19 आ रहा है। डन। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसके बाद लगाना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोलिजन से पहले कुछ और एनर्जी होगी, उसके बाद कुछ और। तो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। ई इनिशियल कितना फाइंड किया था, ई इनिशियल फाइंड किया था -17 GMM/R, 12R। और ई फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ M V डैश V1² माइनस GM 3M इंटू 3M/R, इतना हो जाएगा। तो M M वाला पार्ट कैंसिल, -13 GM/12R, ये आ जाएगा 3/2। V1² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1² जो होगा वो आ जाएगा आपका 4GM/9 इंटू 2R cos स्क्वायर थीटा, 9 इंटू 2R cos स्क्वायर थीटा, माइनस 3GM/R। इसको इस साइड लाइए, GM 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 गया, कहां से आया, फ्रॉम 1। इसको इस साइड लाइए, तो ये आ जाएगा 3/R, R भी जाएगा यार, R R R, ये कितना जाएगा, 3 माइनस 17/12 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से 4 से जाएगा, कितना आ रहा है ये 12। 36 माइनस 17 इक्वल्स टू 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से 4 टाइम्स पे जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/90। तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका 2/√90, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/√90। यही आंसर है, यही आंसर है। उससे करते तो एक बार और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता उस मेथड से, तो आंसर आता। इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेना, कभी अगर यूज करना हो तो एक बार चेक कर लेना, उससे आ जाएगा। एक्सरसाइज में क्या डाउट है यार, एक्सरसाइज में क्या डाउट है, एक बार बताइए। नहीं, एक बार एक्सरसाइज 1 में क्या डाउट है, एक्सरसाइज 1 के क्या डाउट्स, कम होगा 4-5 डाउट्स होगा तो बता दूंगा ना फिर। एक्सरसाइज 1, क्योंकि एक्सरसाइज 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4 नेक्स्ट लेक्चर में करना ही है किसी भी तरह। तो एक्सरसाइज 1 में अगर कुछ कम डाउट्स है तो हो जाएगा। कितने डाउट्स एक्सरसाइज 1 में बोलो तो एक बार यार। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 29। अरे 1 मिनट रुको नहीं, 27, 38, 31, 32, 10।
5 और भी कुछ है क्या? 7, 18th, 20th, 13th। नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है? ज्यादा ही डाउट्स है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीक जो है इसको कंप्लीट करना है ग्रेविटेशन को। तो अगर फ्राइडे को डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा 30, नेक्स्ट लेक्चर में बोलना ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछो। अगर फ्राइडे को डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा तो सैटरडे को तुम्हारा लेक्चर नहीं है, तो इवनिंग में एक डाउट लेक्चर है। यस, ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेविटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, उसके बुकलेट को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार सॉल्व करने का, ठीक है? अगर आपने सही से रिवाइज किया होगा तो फुली आ जाए। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में ही एक्सरसाइज 1 2 3 4, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे एक्सरसाइज 1 2 3 4, जितना होगा उतना करेंगे। अगर 1 2 3 4 पूरा डिस्कशन नहीं होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे सैटरडे को इवनिंग में 7:30 या 7:15 से, बता दूंगा फ्राइडे को। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बट जब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर धीरे धीरे फॉर्मूला देखना कम हो जाएगा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार रिवाइज मतलब पढ़ लोगे तो फिर तुमको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक बार इस साइड ग्रेविटेशन लिखूंगा, इस साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखूंगा फॉर्मूला, तो एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में जाएगा, टाइम जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करने के लिए बैठोगे, लर्न नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम पे देखो, है ना? फिर कभी ऐसे ही कभी रिवाइज कर रहे तो एक बार देख लिया, ऐसा नहीं बैठ के लर्न नहीं करते, ऐसे ही देख लिया एक बार कि अरे इसका क्या होता है। तो एक दो फॉर्मूला जैसे मान लो आज ऐसे मॉर्निंग में याद कर लिया 2 फॉर्मूला, फिर लंच करने के बाद 2 फॉर्मूला देख लिया, फिर इवनिंग में 2 फॉर्मूला देख लिया, और एक बार डिनर करने के बाद 2 फॉर्मूला देख लिया। 8 फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। एक साथ 8 फॉर्मूला लर्न करने के लिए चाहोगे? नहीं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। फ्राइडे को एक क्वेश्चन कर ले क्या है? अभी टाइम, अभी 31 ही हुआ, अभी कुछ टाइम है। एक क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन दे दो। कितने स्टूडेंट्स हैं? 33 है, छोड़ दो यार। इसके साथ इस पीडीएफ के साथ 2 3 क्वेश्चन मैं अटैच कर दूं, ठीक है? ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका है। दी एंड। इसकी स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होती है इसकी स्टोरी, बट डिस्कशन होगा तो इसीलिए एंड को कट कर दिया। इसके साथ 2 3 क्वेश्चन अटैच कर दूं, 2 3 क्वेश्चन रहेगा उसमें। नहीं, बाकी नहीं है तो एक बार 2 3 क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, देखना हो रहा है तो सही है, नहीं तो फिर डिस्कस कर लेंगे अपन। नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे डाउट लेक्चर में, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।